आयुष और प्रियंका, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी, इसलिए ये वाला टॉपिक कवर कर लेना, है ना। अब बढ़ते स्टमक, क्योंकि देखो हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। अब मैं मोमेंटम आगे आएगा तो तुम लोगों को समझ नहीं आएगा कि मैम किस चीज की बात कर रही है, इसलिए हमको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब किसको कवर कर लेना, मैं लास्ट क्लास में पूछूंगी, और जो भी एब्सेंट रहेगा जिस क्लास में उससे पहले पूछा जाएगा सारी चीजें। अब देखो स्टमक, मैंने नोट्स ग्रुप में भी भेज दी हूँ और यहाँ पे भी अपलोड कर दी हूँ। प्रियंका की भी वॉइस नहीं आ रही, क्या माइक ऑन नहीं हो रहा तुम्हारा भी? चलो कोई बात नहीं, ऑन है पर आवाज नहीं आ रही, ऑन नहीं शो कर रहा। चलो कोई बात नहीं, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टमक। नोट्स खोल के देख देख सकते हो जहां से भी फोटो, है ना। स्टमक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ऑर्गन है जिसका क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो हमारा कंटेंट जो होता है ना नोट्स का, वो 10 मार्क्स के अनुसार रहता है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आप इतना लिखोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से आप पॉइंट्स को कट कर सकते हो जो आप लोगों को लगे कि हमारे लिए हार्ड है याद करने में, या फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमको लिखना है। इस तरीके से आपस में मतलब खुद से होना चाहिए कि हम कितना पॉइंट को कट करें। स्टमक स्टार्ट करते, देखो द स्टमक इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्टर और वेंटर, from which we have the adjective gastric applied to structures related to the organ. Stomach के एक तरीके से हम बोल सकते हैं सिनोनिम या पर्याय है गैस्टर एंड वेंटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, यदि कहीं पर ऑप्शन में वेंटर वर्ड दिख गया, गैस्टर तो हमको पता है, वेंटर वर्ड दिख गया तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर स्टमक की बात हो रही है। इसके लिए हम एक एडजेक्टिव यूज करते हैं गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक इज रिलेटेड टू स्टमक। स्टमक की जितने भी चीजें रिलेटेड होगी उसको हम गैस्ट्रिक से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर, है ना, गैस्ट्रिक पेन, गैस्ट्रिक ये गैस्ट्रिक वो। गैस्ट्रिक वर्ड आया मीन्स हमको समझना है कि यहाँ पर स्टमक से रिलेशन, स्टमक के रिलेशन में बात हो रही है, ये नॉर्मल था, ठीक है। यहाँ से मेन डेफिनेशन स्टार्ट होती है, आपको पॉइंट बना के लिखना है डेफिनेशन, ठीक है। पहला जो मैंने पॉइंट समझा है उसको इंट्रोडक्शन बना के लिख सकते हो, सेकंड पॉइंट बनाना है डेफिनेशन। द स्टमक इज अ मस्कुलर बैग फॉर्मिंग अ वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ यानी ओरल कैविटी से लेकर एनस तक स्टार्ट होता है। तो ओरल कैविटी के बाद इसोफेगस लग गया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये सारी चीजें आ गई जो भी है। उसके बाद आगे चल के ये इसोफेगस से डिस्टेंड होता है स्टमक, देन इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एनस सब कुछ। तो यहां पर बोला उसने कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मोस्ट डिस्टेंसेबल और वाइडेस्ट पार्ट है, यानी जितने भी स्ट्रक्चर है ओरल कैविटी से एनस तक वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पतली पतली पाइप्स होती हैं। लेकिन स्टमक एक ऐसा पार्ट है जो कि सबसे ज्यादा फैला हुआ होता है और बड़ा होता है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट आ गया, और एक क्वेश्चन भी बन गया एमसीक्यू का कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का या जीआईटी का मोस्ट डिस्टेंसेबल या फिर वाइडेस्ट पार्ट क्या होता है, तो आंसर जाएगा स्टमक, ठीक है। It is next point. It is connected above to the lower end of esophagus and below to the duodenum. ऊपर की तरफ इसोफेगस से कनेक्ट होता है, यानी जो इसका अपर एंड होगा वहां पर इसोफेगस का लोअर एंड होता है, वहां पर इसोफेगस एंड होती है, देन स्टमक स्टार्ट होता है, ठीक है। देन बिलो टू द ड्यूडेनम, और नीचे वाला जो एंड होगा वो वहां से इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। तो इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट लगा होता है, ड्यूडेनम लगा होता है, ठीक है। तो इसने क्या बोल दिया कि इट इज कनेक्टेड अब टू द लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, यानी ऊपर की तरफ लोअर एंड ऑफ इसोफेगस से कनेक्ट होगा। इसका लेवल है T11, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं है पर ये मैंने अपनी तरफ से ऐड करी थी क्योंकि क्वेश्चन आया होगा कहीं पर, मिला होगा, इस वजह से। T11 लेवल पर मतलब थोरेसिक 11 वर्टिब्रा पर ये होता है, ठीक है, इसका अपर पार्ट। देन बिलो टू द ड्यूडेनम, it acts as reservoir of food and helps in digestion of carbohydrate, protein and fat. reservoir of food मतलब यहाँ पर जाके हमारा फूड डाइजेशन से पहले इकट्ठा होता है, यानी स्टोरेज ऑफ फूड का काम भी स्टमक करता है, और यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस भी होती है। तो डाइजेशन ऑफ क्या, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा एंड फैट भी होगा। इतना समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। है ना प्रियंका? नो। अब माइक ओपन है, ठीक है। जहां पर भी
लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुरंत पूछना मेरे से, कहीं पर भी हमको बात के लिए नहीं छोड़ना, क्योंकि बाद में तुम लोग पूछते ही नहीं हो, बोलते जरूर हो कि मैम इसमें डाउट है हम पूछ लेंगे, पता कहाँ चला जाता है फिर वो डाउट, इसलिए तुरंत रोक के पूछो। सेकेंड आता है डेफिनेशन, हो गया हमारी लोकेशन। लोकेशन में यहाँ पर बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लाइज ऑब्लिक्यूली इन अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन। तो ऑब्लिक्यूली मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा तिरछा है, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर एंगल, मतलब स्लाइटली टिल्ट रहता है, ज्यादा भी टेढ़ा नहीं पर स्लाइटली टिल्ट। अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन, और हमने 9 क्वाड्रेंट ऑफ या फिर 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन किए थे, तो लेफ्ट अपर लेफ्ट में क्या आएगा, जल्दी बताओ। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है ना। तो एपिगैस्ट्रिक लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में अपर बोला, अपर एंड लेफ्ट पार्ट, अपर में भी होगा, यानी कुछ पार्ट इसका एपिगैस्ट्रिक रीजन में रहता है, और मोस्टली पार्ट जो होता है वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है। तो यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि आगे बहुत सी चीजें सिर्फ लेफ्ट वर्ड से ही रिलेटेड है, इसलिए दिमाग में बैठा लो कि लाइज ऑब्लिक्यूली इन अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। मोस्ट ऑफ इट लाइज अंडर कवर ऑफ लेफ्ट कोस्टल मार्जिन एंड रिब्स। देखो लेफ्ट साइड में है तो मोस्टली जो पार्ट होगा वो अंडर कवर होगा लेफ्ट कोस्टल कार्टिलेजेस एंड मार्जिन, यानी हमारा केस है ना, रिब्स का केस है, तो लेफ्ट साइड के जो रिब्स होगी उससे कवर्ड होता है, मतलब मोस्टली पार्ट इसका रिब्स के अंदर आता है, ये बोल दिया उसने, कहां पर, लेफ्ट साइड में। तो लोकेशन क्या बता दी गई, लाइज ऑब्लिक्यूली इन अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन एंड मोस्ट पार्ट ऑफ इट्स इज कवर्ड बाय लेफ्ट कोस्टल मार्जिन एंड रिब्स, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? हमारा लोकेशन वाला पॉइंट खत्म हो गया। अब आता है थर्ड पॉइंट हमारा बनेगा शेप एंड पोजीशन। क्या शेप होती है हमारे स्टमक की? तो देखो नॉर्मल एक्टिव पर्सन, जैसे कि हम लोग अभी बैठे हुए हैं, खाना भी जब खाए थे सुबह के समय खाए थे, एक तरीके से नॉर्मल एक्टिव है ना हम। नॉर्मल एक्टिव पर्सन में ये जे शेप होता है। तो यदि एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन आया तो यही पूछता है कि एब्डोमेन का शेप क्या होता है, तो जे शेप। लेकिन पार्शियल डिस्टेंडेड यानी भरा हुआ हो, किसी का पेट भरा हुआ है एकदम, तो उसका शेप क्या हो जाएगा, तो पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म मतलब होता है पीयर, नाशपाती का जैसा शेप होता है उस प्रकार का शेप हो जाता है स्टमक का, ठीक है। When it is partially distended यानी फैल गया, थोड़ा सा भरा हुआ है, तो ओबेस्ड पर्सन में स्पेलिंग कर लिखिए, ओबेस्ड यानी जो बहुत ज्यादा हेल्थ मोटे पर्सन है उनके में हॉरिजॉन्टल शेप का, टिल्ट तो था ही, ऑब्लिक तो था ही बेचारा, वहां पर जब उसके ऊपर फैट जम जाएगा उसकी पेरिटोनियम में, तो इसका स्ट्रक्चर मतलब ये जो है ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। देन स्कियाग्राम यानी एक इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस होती है, स्कियाग्राम बोलते हैं, जिसमें बेरियम मील खिलाया जाता है। यदि स्टमक में कोई भी हमको चेक करना है कि कोई डिफॉर्मिटी है या फिर कोई ब्लॉकेज है या फिर कहीं पर अल्सर है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहां पर हम बेरियम मील देते हैं। बेरियम मील देने के बाद वहां पर एक्सरे कराया जाता है। एक्सरे में यदि वहां पर कोई भी ब्लॉकेज होगा तो बेरियम जहां पर आकर रुक गया, ठीक है, बेरियम का अलग ही जब हम एक्सरे लेंगे तो हॉलो ऑर्गन है, ब्लैक आना चाहिए, लेकिन वहां पर कुछ चीज फिल हो गई तो व्हाइट कलर दिखता है। अब जहां जहां बेरियम गया वहां पर व्हाइट दिखेगा, जहां पर कोई ब्लॉकेज है या फिर अल्सर है या फिर कुछ है तो वहां पर ब्लैक कलर स्पॉट शो होता है, तो मतलब वहां पर कोई ना कोई डिफॉर्मिटी है। तो इसको हम बोलते हैं स्कियाग्राम। ये प्रोसेस है फॉर डायग्नोसिस ऑफ एनी डिसीज इन स्टमक, है ना, स्टमक या फिर कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये तो एक अलग ही पार्ट था। तो यहाँ पर हमने 3 पोजिशन पढ़ लिए। नॉर्मल एक्टिव पर्सन में जे शेप्ड होगा, पार्शियली डिस्टेंडेड होगा यदि भरा हुआ है मतलब, तो पायरीफॉर्म शेप, और ओबेस्ड पर्सन में होता है हॉरिजॉन्टल शेप, ठीक है। देन हमको लेंथ याद रखनी है। लेंथ होती है 10 इंच और 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्योंकि बहुत से स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जो मैं आगे लिखाऊंगी एक साथ, जो कि 25 सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर्स आर, 3 ऑप्शन दे देंगे, चौथा दे देगा कुछ कि कौन सा नहीं भी है या फिर कौन सा है, तो आपको पहचानना आना चाहिए। पहला मिल गया हमको स्टमक। देन आता है मीन कैपेसिटी, यानी कितनी कैपेसिटी तक वैल्यू जो होती है उसकी स्टोर कर सकता है। तो एट बर्थ यानी न्यू बॉर्न बेबी में ओनली 20 ml तक की ही कैपेसिटी होती है, 1 आउंस या फिर 30 ml, ठीक है, 30 ml। लेकिन हम जनरली भरपेट नहीं देते क्योंकि वॉमिटिंग कर देगा, तो ये एक पीडियाट्रिक्स का पार्ट है कि हम अबाउट 20 ml तक मिल्क देते हैं न्यूबॉर्न बेबी को, ठीक है।
1 लीटर यानी 1000 ml की कैपेसिटी होती है प्यूबर्टी में, और 1.5 से 2 लीटर तक की कैपेसिटी, और उससे मोर एडल्ट में यानी हम लोगों में भी, है ना। तो ये हो गई इसकी कैपेसिटी। तो थर्ड पॉइंट था शेप एंड पोजीशन वाला, समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट है किसी को? आयुषी, अभिषेक, निकिता? नो मैम। ठीक है, अब हमारा मेन फीचर स्टार्ट। यहाँ पर यहाँ तक एकदम जनरल बात चल रही थी जो शायद आप लोगों को पढ़ के आए हैं, है ना। अब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल फीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल फीचर्स। तो याद रखो सारी चीजें दो दो के पेयर में, दो होगी। 2 ओरिफिस, 2 कर्वेचर, 2 सरफेस, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब 2 ओरिफिस, 2 कर्वेचर, 2 सरफेस, ठीक है। और 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, वो अलग बात होगी। 2 ओरिफिस, ओरिफिस मींस होता है होल, हॉलो स्ट्रक्चर, जहां से कुछ चीजें स्टार्ट और एंड हो रही है। 2 ओरिफिस, तो जो मैंने डायग्राम भेजी है डाउनलोड करके, या फिर मेरे पेज में जहां पर अपन पढ़ रहे हैं वहां पे ऊपर साइड बना हुआ है स्टमक का छोटा सा डायग्राम, वहां पर देखो जहां से ऊपर की ओपनिंग स्टार्ट हो रही है, एक वो है जहां पर इसोफेगस एंड हो रहा है, मतलब इसकी ओपनिंग, और जहां से सॉरी ड्यूडेनम स्टार्ट होगी दूसरा ओरिफिस, वो होता है। तो ये 2 हॉलो स्ट्रक्चर मिल गए हमको। तो पहला जो ओरिफिस होता है उसको बोलते हैं कार्डियक एंड। याद रखना कार्डियक वर्ड हम लोग जनरली हार्ट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर वर्ड आ गया कार्डियक नॉच, कार्डियक एंड, कार्डियक स्प्रिंक्टर। तो ये मत समझ लेना कि यहाँ हार्ट से रिलेटेड बात है। स्पेशली ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, क्योंकि वहां पर हमारे दिमाग में सेट है कि कार्डियक वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट, और हमने लगा दिए कुछ भी। कार्डियक नॉच कहाँ है, लगा दिया हमने हार्ट, खत्म, दी एंड, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कार्डियक नॉच या फिर कार्डियक वर्ड जो है वो रिलेटेड हो रहा है यहाँ पर। कार्डियक ओरिफिस वर्ड इज रिलेटेड टू स्टमक। तो कार्डियक ओरिफिस क्या है, जॉइंड बाय लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, ऊपर का पार्ट है जो कि इसोफेगस से स्टार्ट हो रहा है, तो जॉइंड बाय लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, lies behind 7th costal cartilage at vertebra T12 में T11 मैं भी बताई थी कि T11 वर्टिब्रा के लेवल पर इसोफेगस और स्टमक जो है वहां पर ज्वाइन होते हैं। 7th कोस्टल कार्टिलेज से कवर होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़े कि मोस्टली पार्ट जो है स्टमक का वो लेफ्ट कोस्टल कार्टिलेज या रिब्स से कवर रहता है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा वो कहाँ आएगा, 7th कोस्टल कार्टिलेज पे। समझ में आया कार्डियक ओरिफिस? आयुषी? यस मैम। प्रियंका समझ आया ये कार्डियक ओरिफिस क्या है ना। दूसरा ओरिफिस होता है, डायग्राम में देखते जाना, दूसरा ओरिफिस होता है हमारा पाइलोरिक ओरिफिस, है ना। पाइलोरिक ओरिफिस मतलब जहां से हमारी पाइलोरिक वर्ड इज यूज्ड फॉर इंटेस्टाइन, तो ड्यूडेनम स्टार्ट हो रही है। ओपन्स इनटू ड्यूडेनम, यहां से ड्यूडेनम स्टार्ट हो रही है, तो ओपन्स इनटू ड्यूडेनम बाय अ सर्कुलर ग्रूव by the underlying pyloric sphincter pylorus which feels like large firm nodule। यहाँ पर इतनी बात बस ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। स्फिंक्टर मतलब समझ लो गेट्स, गेट लाइक स्ट्रक्चर, जो कि बैक फ्लो को रोकेगा। यानी यदि कोई भी हमारा सब्सटेंस है या फूड है जो कि ड्यूडेनम में चला गया, तो वहां से वो रिवर्स फ्लो ना करे, इस वजह से वहां पर स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर या फिर पाइलोरस बोलते हैं। स्फिंक्टर वर्ड बहुत जगह मिलेगा, ठीक है, हार्ट में मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा। तो याद रखना स्फिंक्टर मींस गेट, जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। तो ड्यूडेनम में से चीजें वापस ना आए स्टमक में, इसलिए वहां पर पाइलोरस या फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो 2 चीज हमने पढ़ ली यहाँ पर एक्सटर्नल फीचर में, 2 ओरिफिस, यानी पहला ओरिफिस कार्डियक ओरिफिस जो कि लोअर एंड ऑफ इसोफेगस से ज्वाइन रहता है, 7th कोस्टल कार्टिलेज पर होता है, और वर्टिब्रा लेवल यदि पूछा जाए तो T11 होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि लोअर एंड ऑफ स्टमक होगा, जहां पर ड्यूडेनम स्टार्ट होगी। यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर या फिर पाइलोरस प्रेजेंट होता है। मेन फीचर पढ़ लिए। नेक्स्ट होता है 2 कर्वेचर। अब देखो कर्वेचर वर्ड मैंने बताई थी, ओमेंटम में भी पढ़े थे हमने, यहां से ध्यान से समझना। देखो लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टमक जो है शो हो रहा है, स्टमक का शेप होता है इस टाइप, इसका सी शेप्ड होगा, ठीक है, उल्टा सी बनाते हैं। तो जो ये वाला पार्ट होगा, जो बाहर वाला पार्ट होगा इसका, ये होता है केव। केव मीन्स गुफा,
ठीक है, अंदर घुसा हुआ स्ट्रक्चर है, तो जो लेसर कर्वेचर होगा वो कॉनकेव शेप का होगा, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो होता है लेसर कर्वेचर, ठीक है। अब जो बाहर का जो पार्ट होगा वो होता है ग्रेटर कर्वेचर, वो होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मीन्स जो उठा हुआ स्ट्रक्चर होगा वो होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो यहां से हमको दो पार्ट पता चलेगी कि जो लेसर कर्वेचर होता है वो कॉनकेव शेप का होगा फ्रॉम राइट बॉर्डर ऑफ स्टमक। तो ये राइट, अब पूरा स्टमक जो है वो तो लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, तो जो इसकी लेसर कर्वेचर होगी वो कहाँ होगी, राइट साइड पे होगी, ठीक है। तो राइट बॉर्डर ऑफ स्टमक। अब प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू लेसर ओमेंटम, मैंने उस दिन भी बताई थी कि लेसर ओमेंटम जो है वो हमारी लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक से स्टार्ट होती है और ड्यूडिनम के कुछ पार्ट को कवर करती है ना। तो प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू लेसर ओमेंटम। द मोस्ट डिस्टेंडेड है, ये डिपेंडेंट लिखा है। द मोस्ट डिस्टेंडेड पार्ट ऑफ कर्वेचर इज मार्क्ड बाय एंगुलर नॉच और इंस्यूरा एंगुलरिस। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आउट, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। क्या समझे, लेसर कर्वेचर मीन्स सबसे पहले तो ये कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है, दूसरा कि राइट बॉर्डर ऑफ स्टमक फॉर्म करता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखना कॉनकेव। कॉनकेव मीन्स गुफा, घुसा हुआ है ना, तो कॉनकेव है। फिर अटैचमेंट प्रोवाइड करता है लेसर ओमेंटम को, जो कि हम पेरिटोनियम में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। द मोस्ट डिस्टेंडेड पार्ट ऑफ कर्वेचर इज मार्क्ड बाय एंगुलर नॉच और इंसुलर एंगुलर। देखो, लेसर कर्वेचर में एक घुसा हुआ स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि ये नॉर्मल चल रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी ने कुछ गड्ढा टाइप का मिल गया हमको, तो वो लेसर कर्वेचर, या मेरे डायग्राम में देखना, वो जो ऊपर पेज में बना हुआ है वहां पर लिखा हुआ, ठीक है। यहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कर्वेचर प्रेजेंट होता है, यानी एक स्मॉल गड्ढा टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा वहां पर, ठीक है, जिसको बोलते हैं एंगुलर नॉच या फिर इंस्यूरा एंगुलरिस। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इंस्यूरा एंगुलरिस, हमारे पेपर में आया था ये, क्या है। तो आपको आंसर लिखना है कि मोस्ट डिस्टेंडेड पार्ट इन लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक इज नोन एज एंगुलर नॉच और इंसुलर एंगुलरिस। बस इतना लिख दोगे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ज्यादा ही है तो डायग्राम बना दो छोटा सा, फटाक से, 2 मार्क्स का है क्योंकि, तो वहां पर जल्दी से डायग्राम बना दो कि लेसर कर्वेचर है, वहां पर एक छोटा सा घुसा हुआ सा पार्ट बना दो, दिस इज एंगुलर नॉच, खत्म, ठीक है। देन आता है ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर मतलब बाहर का जो पार्ट होगा स्टमक का, बाहर वाला, वो होता है कॉन्वेक्स शेप, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट, मैम मैं पूछ रहा था कि जो आप लेसर कर्वेचर में एंगुलर नॉच है, तो मैम इसमें ये पायरोइक पोर्शन के पास है, मतलब एंड, लेसर सेक के एंड वाले पोर्शन में है ना। लेसर सेक के एंड वाले, हाँ, पायलोरिक एंड जहां पे स्टार्ट होता है ना, पायलोरिक एंड, अभी हम पढ़ेंगे पायलोरिक एंड क्या है। तो ये एकदम लेसर स्ट्रक्चर के, मतलब तुम सोच लो कि थोड़ा 1/4 पार्ट यदि पीछे का छोड़ दिया जाए तो वहां पर प्रेजेंट होता है पायलोरिक एंड के पहले, ठीक है। जब नेट में डायग्राम सर्च करोगे, तो मैंने बना ली हूँ, जब नेट पे करोगे तो एकदम क्लियर वहां पे तुमको समझ में आ जाएगा कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। ओके, तो ये, और कुछ नहीं मैम, थैंक यू, है ना। अब हम आते हैं ग्रेटर कर्वेचर में। ग्रेटर कर्वेचर कॉन्वेक्स शेप का होता है, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टमक फॉर्म करेगा, क्योंकि मोस्टली पार्ट इसका जो है वो लेफ्ट साइड में है, ये बड़ा वाला पार्ट भी लेफ्ट साइड में ही होगा, तो लेफ्ट बॉर्डर फॉर्म करेगा स्टमक की। प्रोवाइड अटैचमेंट टू ग्रेटर ओमेंटम, कल पढ़े हैं, ग्रेटर ओमेंटम की अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है। यहां पर ग्रेटर ओमेंटम भी होगी, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट भी होगा और गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट भी होगा। अब बताओ कौन बताएगा, अभिषेक बताएगा। गैस्ट्रोस्प्लीनिक और गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट क्या थे मैम? गैस्ट्रोस्प्लीनिक तो लिगामेंट, वो लिगामेंट है जो स्टमक को और स्प्लीन को अटैच करता है, और गैस्ट्रोस्प्लीनिक और फ्रेनिक गैस्ट्रोफ्रेनिक जो स्टमक को और डायफ्राम को अटैच करता है। हाँ, ये तो सही है, पर यहाँ पर मैंने क्या बताई थी, पहला वर्ड अपने को ये यूज करना है कि डबल लेयर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, डबल लेयर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ये यूज करना क्यों जरूरी है, देखो ये वर्ड यूज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्क्स आपको उसी बेसिस में मिलेंगे। गैस्ट्रोस्प्लेनिक या गैस्ट्रोफ्रेनिक वर्ड ही बता रहा है कि वो क्या है, ठीक है, इसलिए उसमें मार्क्स नहीं मिलते। यहाँ पर हम जब ये वर्ड यूज करेंगे कि डबल लेयर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, तो वो इंसान को पता चलेगा कि इनको पता है,
ठीक है, तो ये वर्ड पहले यूज करना, देन इसको डिफाइन करना, ठीक है। एट इट्स अपर एंड ग्रेटर कर्वेचर प्रेजेंट द कार्डिक नॉच विच सेपरेट इट्स फ्रॉम इसोफेगस। देखो ग्रेटर कर्वेचर पर, डायग्राम में देखो, ग्रेटर कर्वेचर पर सबसे ऊपर पोर्शन में जहां पर इसोफेगस खत्म होगी और स्टमक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो कैसे, यहां पर ये पाइप आई, यहां से इसोफेगस खत्म हुआ, फिर ये डिस्टेंडेड पार्ट है, यहां से स्टमक, मतलब यहां से स्टमक गया, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में एक जॉइंट बनेगा, तो यहां पर भी एक गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं कार्डिक नॉच। आया समझ में? यस मैम। कार्डिक नॉच मतलब क्या हो रहा है, जहां पर इसोफेगस खत्म हो रहा है स्टमक स्टार्ट हो रहा है, तो इसोफेगस खत्म होने के बाद स्टमक थोड़ा ऊंचा लेकर ऐसा स्टार्ट होता है, तो एक गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोलते हैं कार्डिक नॉच। दो मिल गए हमको, एंगुलर नॉच एंड कार्डिक नॉच। एंगुलर नॉच लेसर कर्वेचर में प्रेजेंट है नीचे की साइड, कार्डिक नॉच ऊपर मतलब ग्रेटर कर्वेचर में प्रेजेंट है अपर साइड में। तो वर्ड यहाँ पर लेसर एंड ग्रेटर ही मायने रखते हैं, ये पहले अब तो स्टमक में प्रेजेंट है और कहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। देन ये हो गया विच सेपरेटेड फ्रॉम इसोफेगस, तो ये तो हमने देख ही लिए कि इसोफेगस खत्म होगा, स्टमक शुरू होगा, वहीं पर ये कार्डिक नॉच मिलती है। तो दो ओरिफेस पढ़ लिए, कार्डिक ओरिफेस, पाइलोरिक ओरिफेस, दो कर्वेचर पढ़ लिए, लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट? नो मैम। आ रहा है ना समझ में? अब हम आते हैं, स्पीड में तो नहीं हो रहा? नो मैम। नो। जहां पे भी लगेगा मुझे बता देना, ठीक है। फिर हम आते हैं टू सरफेस में, निकिता तुम भी। टू सरफेसेस, अब टू सरफेसेस क्या होगी, देखो दो सरफेस हम पढ़ते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर सरफेस मतलब पढ़ ही चुके हैं हम एनाटॉमी में, एंटीरियर मींस जो सरफेस हमारे एब्डोमेन पे या फिर हमारे स्किन के ज्यादा पास में है वो होती है एंटीरियर, और जो हमारे बैक पोर्शन में यानी हमारे वर्टिब्रल कॉलम के ज्यादा पास में होती है वो होती है पोस्टीरियर। तो ये तो बढ़ चुके हैं हम। अब इसकी भी दो ही सरफेस होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब हमने पढ़े कि स्टमक जो है वो ऑब्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एंटीरियो सुपीरियर, एंटीरियर सरफेस को हम एंटीरियो सुपीरियर सरफेस ही बोलते हैं, यानी हल्का सा टिल्ट होता है, तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना वो आगे की तरफ होगा, ज्यादा मतलब आगे की हमारे क्या बोल दूं मैं, एब्डोमिनल वॉल की तरफ ज्यादा होता है, और जो पीछे इसका नीचे वाला पार्ट होता है वो हल्का सा पीछे होता है, यानी हमारे वर्टिब्रल कॉलम की तरफ। तो इमेजिन करो कि कैसा होगा, थोड़ा आगे, ऊपर का पार्ट थोड़ा आगे और नीचे का पार्ट थोड़ा पीछे। समझ में आ रहा है? तो एंटीरियर या फिर एंटीरो सुपीरियर सरफेस इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि सुपीरियर वाला पोर्शन आगे की तरफ है। तो देखो फेसेस फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, आगे की तरफ होगा और अपवर्ड होगा। पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस, पोस्टीरियर इंफीरियर, इंफीरियर से ही पता चल रहा है डाउनवर्ड है, एंड फेसेस बैकवर्ड, ठीक है। तो ये दो सरफेसेस होती है, एंटीरियर जिसको हम एंटीरियर सुपीरियर भी बोलते हैं, ये फॉरवर्ड होगी और अपवर्ड होगी, ठीक है। पोस्टीरियर या पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस जो कि बैकवर्ड होती है और डाउनवर्ड होती है। कोई दिक्कत यहां तक? नो मैम। ठीक है। अब यहां तक हमने इसके तीन फीचर पढ़ लिए, ओरिफेस, कर्वेचर, सरफेस। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है टू पार्ट्स, ठीक है। टू पार्ट्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या पता चल रहा है हमको कि स्टमक के हम लोग बचपन से ऐसा पढ़ते आते हैं, बॉडी फंडस, बॉडी फंडस, पाइलोरस, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन नहीं, स्टमक के मेन पार्ट्स पूछे जाएं तो दो ही होते हैं केवल, कार्डियक और पाइलोरिक। डायग्राम जो मैंने इमेज भेजी उसको देखना, कार्डिक पार्ट जो होता है वो लार्जर पार्ट होता है, ठीक है, और पाइलोरिक पार्ट जो होता है वो स्मॉलर पार्ट होगा। मेन डिफरेंस, कार्डिक पार्ट के अंदर फिर दो हम लोग डिवीजन करते हैं, पहला होता है फंडस, दूसरा होता है बॉडी। फंडस वाला पार्ट जो होगा वो अपर कॉन्वेक्स डोम सरफेस होगी, यानी एकदम ऊपर का पार्ट जब हम ले लें तो यहाँ पर फंडस प्रेजेंट होता है। डायग्राम देख लो कोई भी, दोनों मेरा वाला है उसमें। और ये जो होता है ये कार्डिक ओरिफेस के लेवल में प्रेजेंट होता है। हमने पढ़े कि उस इसोफेगस जहां पर खत्म हो रही है और स्टमक स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर एक गड्ढा जैसे का स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम कार्डिक नॉच बोलते हैं। तो यहीं पर, और कार्डिक ओरिफेस यानी ऊपर वाले लेवल पर जो प्रेजेंट होता है वो होता है फंडस वाला पार्ट, और इसके नीचे
फिर स्टार्ट होता है बॉडी। तो बॉडी कहाँ प्रेजेंट होगी? फंडस और पाइलोरिक एंट्रम के बीच में। अब पाइलोरिक एंट्रम क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि कार्डिक पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फंडस एंड बॉडी। फंडस वाला पार्ट अपर पार्ट होगा और स्मॉलर पार्ट होता है जो कि कार्डिक ऑरिफिस के लेवल में प्रेजेंट होता है। जैसे उसके बाद बॉडी होती है जो कि फंडस और पाइलोरिक एंट्रम के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक जो है स्मॉल पार्ट होता है, इसके भी दो पार्ट कर दिए गए, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक एंट्रम वाला रीजन क्या है? जो बॉडी के बाद स्टार्ट होगा। अब बॉडी जो है ना वो बीच का समझ लो, जो स्टमक का सबसे चौड़ा पार्ट है वो बॉडी है। अब जहां से स्टमक पतला होना चौड़ा था, अब वापस पतला होना स्टार्ट हुआ, वो शुरू हो गई एंट्रम। एंट्रम मीन्स एक तरीके से हम बोल सकते हैं एंडिंग टाइप्स। तो वो शुरू हो गई, ये होती है 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब पाइलोरिक कैनाल यानी एकदम एंडिंग वाला पार्ट जहां पर जूडेनम लगी हुई होगी, स्टार्ट होने लगेगी, वो होती है पाइलोरिक कैनाल। तो ये होती है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी टोटल कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का ही पाइलोरिक। टोटल हमारा स्टमक 25 सेंटीमीटर का है, उसमें से 10 सेंटीमीटर पाइलोरिक पार्ट है और 15 सेंटीमीटर कार्डिक पार्ट है। ये हमको यहाँ से पता चल गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आया? मैम एक सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंच या 10 इंच, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर लिखा तो 1 इंच होना चाहिए ना। इंच में नहीं बोली ना मैंने, सेंटीमीटर में बोले। तो पाइलोरिक पार्ट कितना? 2.5 सेंटीमीटर। पाइलोरिक पार्ट नहीं, पाइलोरिक पार्ट होगा टोटल 10 सेंटीमीटर का, क्योंकि इसमें दो चीज डिवाइड कर दी ना। पाइलोरिक कैनाल अकेली होगी 2.5 सेंटीमीटर की, एंड पाइलोरिक एंट्रम होता है 7.5 सेंटीमीटर का। तो टोटल ये है। अब देखो एक और बहुत अच्छी बात याद है, जब भी कोई भी एनाटॉमी याद कर रहे हो ना, तो एक दिमाग में इमेज बना लो कि या तो हम सेंटीमीटर में याद रखेंगे या तो हम इंच में याद रखेंगे सारे स्ट्रक्चर। वही पूछने वाला था हम किसमें लिखना है, सेंटीमीटर में इंच में? सेंटीमीटर। जनरली मैं जो थी ना मैं प्रेफर करती हूँ सेंटीमीटर में, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर से ही आते हैं मोस्टली। अब हमको कन्वर्ट करना तो आप कन्वर्ट कर लो, है ना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, तो दिक्कत नहीं है। पर हमको यदि इंच में याद कर रहे हो तो पूरे स्ट्रक्चर फ्रॉम एंड स्टार्टिंग टू एंडिंग तक हम एनाटॉमी में जो भी पढ़ेंगे वो इंच में ही याद करो। और यदि सेंटीमीटर में याद कर रहे हो तो सेंटीमीटर में याद करो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, ठीक है। कन्वर्ट करना आ जाएगा, लेकिन याद करने का तरीका यही होता है कि या तो सेंटीमीटर में करो या उसमें, जितना कम दिमाग को लोड मिले। तो यहाँ पर ये डिफाइन हो गया कि पाइलोरिक पार्ट जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड है, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। तो पाइलोरिक एंट्रम जो होता है वो 7.5 सेंटीमीटर का होता है, पाइलोरिक कैनाल होती है 2.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। कोई दिक्कत है? यहाँ पर डायग्राम देखना और हर एक ऑर्गन में डायग्राम बना के जरूर आना। डायग्राम बड़ा सा, आधा पेज भर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ स्टमक। देखो यहां तक कोई डाउट है? कुछ भी ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो? अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इसका क्या, रिलेशन ऑफ स्टमक। रिलेशन ऑफ स्टमक मीन्स स्टमक के आसपास, ऊपर नीचे, अंदर बाहर क्या क्या चीज रिलेटेड है, उसके रिश्तेदार है ना आसपास। क्या है? पेरिटोनियल रिलेशन एंड विसरल रिलेशन, दो पढ़ेंगे। पेरिटोनियल मीन्स ऊपर ऊपर से, बाहर सरफेस से रिलेटेड है, एंड विसरल मीन्स क्या क्या विसरल ऑर्गन वहां उससे अटैच्ड है या उससे रिलेटेड है। तो पेरिटोनियल रिलेशन देखो पढ़ा हुआ है हमारा, बहुत ध्यान से सुनना। द स्टमक इज लाइंड बाय पेरिटोनियम ऑन बोथ इट्स सरफेसेस। दोनों सरफेस पे, यानी एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, दोनों साइड पेरिटोनियम है। दोनों साइड है इसलिए हमने इसको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन में पढ़े ही नहीं, तो हमको पता है कि दोनों पर साइड है, ठीक है। ऑल द लेसर कर्वेचर at the lesser curvature, the layer of peritoneum lining the anterior and posterior surfaces meet and become continuous with lesser omentum. कुछ याद नहीं रखना, बस यहाँ पर ये याद रखना है हमको कि लेसर कर्वेचर पर एक लेयर ऑफ पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है जिसको हम लेसर ओमेंटम बोलते हैं। डेफिनेशन कुछ भी लिखी हुई हो, पॉइंट यही बनाना है, एट लेसर कर्वेचर देयर इज अ लेयर ऑफ पेरिटोनियम प्रेजेंट नोन एज लेसर ओमेंटम, ठीक है। क्योंकि अच्छा बताओ ओमेंटम की डेफिनेशन क्या थी?
It is a fold of मतलब peritoneum, stomach का peritoneum. हाँ, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम प्रेजेंट एट स्टमक, है ना। तो यही बोल दिया उसने कि यहाँ पर फोल्ड ऑफ लेजर कर्वेचर पे एक लेयर ऑफ पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है जिसको हम लेसर ओमेंटम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल दिया, अलोंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर, यानी ग्रेटर कर्वेचर पे जनरली ध्यान रखना है, ग्रेटर कर्वेचर पर लेयर ऑफ पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है जिसको हम ग्रेटर ओमेंटम बोलते हैं। डेफिनेशन बहुत अजीब तरीके की लिखी हुई है, इतना ध्यान नहीं रखना हमको। रिलेशन में पहला पॉइंट आपका बनेगा कि स्टमक इज लाइंड बाय पेरिटोनियम ऑन इट्स बोथ सरफेस। सेकेंड पॉइंट बनेगा एट लेसर कर्वेचर देयर इज अ लेयर ऑफ पेरिटोनियम नोन एज लेसर ओमेंटम। थर्ड पॉइंट बनेगा along its greater curvature there is a layer of peritoneum known as greater omentum। खत्म। फिर नियर द कार्डियक एंड, कार्डियक एंड यानी ऊपर वाले एंड पे ग्रेटर कर्वेचर के टू लेयर मीट करती है, दो लेयर मीट करती हैं जो फॉर्म करती हैं गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। देखो स्टमक ऑलरेडी किससे कनेक्टेड है, किससे कवर्ड है, रिब्स से। रिब्स, स्टमक आएगा उसके नीचे आएगा, वो रिब्स आएगी उसके नीचे आएगा डायफ्राम। तो स्टमक है उसको वो हिल डुल ना सके तो उसको जो लिगामेंट्स होती है, डबल लेयर ऑफ लिगामेंट्स होती, डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम होती है, वो कनेक्ट करती है किसको, गैस्ट्रिक को फ्रेनिक यानी डायफ्राम से। ठीक है, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, एट कार्डियक एंड देयर इज a double layer of peritoneum present which connect stomach to क्या बोलते हैं डायफ्राम इज नोन एज गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। अपने तरीके से इतना लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमको पूरा का पूरा पेरिटोनियम का पार्ट जोड़ देना, इसलिए मैं बोल रही थी कि पिछला पढ़ना जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये समझ में आए। तो यहाँ पर तीन चीज हमने लिख दी है, ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम एंड गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। अब गैस्ट्रोस्प्लेनिक गैस्ट्रोफ्रेनिक हो गई तो गैस्ट्रोस्प्लेनिक भी लिख देंगे क्योंकि गैस्ट्रिक स्टमक वाला पार्ट पढ़ रहे हैं हम। अब देखो नियर द कार्डिक एंड द पेरिटोनियम on the posterior surface is reflected on the diaphragm as the gastrophrenic ligament। वही लिख दिया उसने जो मैंने बोली थी। cranial to the ligament a smaller part of posterior surface of the stomach is direct contact with the diaphragm। यहाँ पर वो कुछ की बात नहीं कर रहा, सिर्फ गैस्ट्रोफ्रेनिक की बात कर रहा है। बस क्या बता दिया उसने, जो एरिया स्टमक का डायफ्राम से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है यानी लगा हुआ होगा, जहां पर ये अटैच हो रहा है, उसको बोलते हैं बेयर एरिया ऑफ स्टमक। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, एट पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द डायफ्राम इज नोन एज बेयर एरिया ऑफ स्टमक। क्वेश्चन यहां से आता है 2 मार्क्स में कि बेयर एरिया ऑफ स्टमक क्या है। तो आपको दिमाग में यही बस चीज ध्यान रखनी है कि जो स्टमक का पोस्टीरियर पार्ट डायफ्राम के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है उसको हम बेयर एरिया ऑफ स्टमक बोलते हैं। आया समझ में? कोई डाउट किसी को? निकिता? मैम डायफ्राम तो एंटीरियर सरफेस पर रहेगा, पोस्टीरियर सरफेस मतलब अभी डायफ्राम पढ़ोगे ना तो पता चलेगा। सुनो डायफ्राम हम पढ़ते हैं ऐसा स्ट्रक्चर जो कि तुमको लगेगा कि मतलब ऐसा डोम लाइक स्ट्रक्चर है, ऊपर साइड बस प्रेजेंट है ना, इमेज यही बनी हुई है अभी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो पीछे साइड से उसके लेफ्ट क्रस्ट, राइट क्रस्ट, अभी डायफ्राम भी है हमारे सिलेबस में जब हम वो पढ़ेंगे ना। हाँ, अम्ब्रेला की तरह होता है, तो पीछे से भी कवर करता है। ठीक है, लेफ्ट क्रस्ट वाला पार्ट आएगा तो वो पीछे से भी कवर करेगा। तो जो इमेज है ना अभी तुम्हारी, मैं भी जब तक तुम्हारे उस लेवल में थी तो मुझे भी यही लगता था कि यार ये तो ऊपर है तो कैसे बात कर रहा है, पर जब डायफ्राम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो फैला हुआ होता है। तो पीछे की तरफ जो एरिया होता है, मतलब स्टमक का पीछे का एरिया, वो डायफ्राम पे डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है तो उसको हम बोलते हैं बेयर एरिया ऑफ स्टमक। ठीक है, जहां जहां नोट्स बनाओगे, जहां बोली हूं कि आउट है क्वेश्चन आता है, जैसे एंगुलर नॉच, कार्डियक नॉच, बेयर एरिया, आगे आएगा स्टमक बेड, वहां पर हाईलाइट कर लेना ताकि एकदम ध्यान जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है विस्टरल रिलेशन। यहां तक पेरिटोनियल रिलेशन खत्म हुआ है, आता है विस्टरल रिलेशन। विस्टरल रिलेशन मतलब कौन से विस्टरल ऑर्गन्स जो होते हैं वो उसके कांटेक्ट में। तो देखो एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टमक इज रिलेटेड टू लिवर। लिवर के सामने ही साइड होता है, स्टमक के सामने साइड होता है लिवर, तो स्टमक की एंटीरियर सरफेस पे लिवर होगा, डायफ्राम होगा क्योंकि सामने साइड भी होगा और पीछे साइड भी डायफ्राम होगा ना, एंड द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब लिवर है तो उसके ऊपर सामने तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होगी, तो यहाँ
हमको दिमाग नहीं लगाना कि क्या क्या चीज पता चल गई। सामने साइड से ये डायफ्राम तो है ही है, लिवर और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से कवर्ड है, मतलब रिलेशन में है। देन द कोस्टल कार्टिलेज आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टमक बाय द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। अभी हमने मसल्स नहीं पढ़े। देखो रिब्स है, मैंने बताई थी कि रिब्स से कवर होता है, तो रिब्स में होती है कोस्टल कार्टिलेज। अब कोस्टल कार्टिलेज और स्टमक कैसे सेपरेट होंगे एक दूसरे से, वो तो कार्टिलेज है। अब किस तरीके से सेपरेट होंगे, तो मसल्स से। एक मसल होती है जो सेपरेट करती है, मसल प्रेजेंट होती है एब्डोमेन में, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ज्यादा बस दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, याद हो रहा तो ठीक है, नहीं हो रहा तो छोड़ दो। बस इस रिलेशन में याद रखना है कि स्टमक जो है वो लिवर, डायफ्राम और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर हमारे रिलेशन ऑफ स्टमक खत्म हो गए। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो यदि ये पूरा पूरा का पॉइंट भी छोड़ दोगे ना रिलेशन ऑफ स्टमक, तो भी काम चल जाता है, ठीक है। 10 मार्क्स में आएगा तो लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स में पक्का लिख लो स्टमक बेड। यदि अच्छा किसी टीचर जिनको लगे कि हार्ड पेपर बनाना है तो स्टमक बेड देते ही देते हैं। द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द स्टमक बेड। जैसा नाम है वैसा ही काम है। स्टमक बेड यानी किसी चीज पर रेस्ट कर रहा है स्टमक अपना, मतलब मस्त बेड बनाकर, तो स्टमक बेड होता है। तो जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक होगी, वो किन किन स्ट्रक्चर्स के ऊपर आकर लाई कर रही है, यानी एक तरीके से रेस्ट कर रही है। उन स्ट्रक्चर्स को यदि मिला दिया जाए तो वो फॉर्म करते हैं स्टमक बेड। आ रहा है समझ में क्या बोल रही हूं मैं? जितने भी ऑर्गन्स स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मैं आगे बताऊंगी, वो उस पर हमारी स्टमक की पोस्टीरियर सरफेस आकर रेस्ट करती है, ठीक है, या फिर अटैच्ड होती है, उसको हम बोलते हैं स्टमक बेड। तो डेफिनेशन क्या बनी? द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर के नाम आगे आएंगे, फॉर्मिंग द स्टमक बेड, ऑल ऑफ विच आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टमक बाय द कैविटी ऑफ लेसर सेक्ट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्टमक बेड की डेफिनेशन ये याद रखो। The posterior surface of stomach is related to structure forming the stomach bed. The structures are क्या क्या होंगे, तो हमको एक ट्रिक से याद रखना है, ठीक है। जो मेरे में लिखा है उसको ध्यान नहीं देना, मतलब लिखे तो सही है स्ट्रक्चर है, पर हमको हम ट्रिक, मैं ट्रिक बता रही हूँ, उससे लाइन से याद हो जाएंगे। देखो, डॉक्टर सरदार सिंह सेव्स पेशेंट एंड लेफ्ट देम अलोन। ये ट्रिक है। डॉक्टर सरदार सिंह सेव्स पेशेंट एंड लेफ्ट देम अलोन। डॉक्टर से डायफ्राम, हम पढ़ चुके हैं कि डायफ्राम में ये अटैच होता है, तो डायफ्राम आ गया। देन सरदार सिंह, स्प्लीन बॉडी के किस स्ट्रक्चर, किस साइड प्रेजेंट होती है? लेफ्ट साइड, है ना। और हमने क्या पढ़े थे, स्टमक भी हमारा मोस्टली लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर स्प्लीन भी रिलेशन में आ गई उसके, तो स्प्लीन में क्या क्या आ गया? स्प्लीन भी लिख सकते हो, लेकिन समटाइम्स, यानी कहीं कहीं पर दिया हुआ है, कहीं कहीं पर नहीं दिया हुआ, तो स्प्लीन को काउंट हम नहीं करते। स्प्लीन सरदार से आएगा स्प्लीनिक आर्टरी, सिंह से आएगा स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन। ये पढ़ोगे कि कोलोन पर स्प्लीन का एक हम बोलते हैं कि जहां पर कोलोन होती है ना हमारी, उस पर स्प्लीन ऊपर रखा हुआ होता है, तो उस स्प्लीन की वजह से वहां पर एक मार्क बन जाता है, मतलब आपको पहले वहां पर एक क्या बोलना चाहिए, मार्क प्रेजेंट होता है, जहां पर हमको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पर स्प्लीन थी, उसको बोलते हैं स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन। और यहाँ से टर्न होती है वो डिसेंडिंग कोलोन के रूप में, जब हम कोलोन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो बस इतना दिमाग लगा लो, मतलब याद रख लो। डॉक्टर सरदार सिंह से क्या याद रखना है? डॉक्टर से डायफ्राम, सरदार से स्प्लीनिक आर्टरी एंड सिंह से स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन। सेव्स से अब किडनी किस साइड की किडनी काउंट करेंगे हम? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट, है ना। तो सेव्स से आएगा सुप्रारीनल ग्लैंड। किसकी सुप्रारीनल ग्लैंड? लेफ्ट साइड की, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। पेशेंट से आएगा पैनक्रियास। अब पूरे तरफ से लेफ्ट नहीं है, मतलब थोड़ा पार्ट इसका कहाँ है, जो टिल्टेड है ना, तो अब जो नीचे वाला पार्ट होगा वो राइट में भी जाएगा। पैनक्रियास का जो पैनक्रियास होती है राइट से स्टार्ट होती है, तो उसका जो टेल वाला पार्ट जाता है वो लेफ्ट साइड में जाता है। तो यहाँ पर ये पैनक्रियास से भी रिलेटेड होगी। आया? थोड़ा इमेजिन हो रहा है? ऊपर से तो पता होगा ना कैसा दिखता है पैनक्रियास, कहाँ पे होता है? पैनक्रियास होता है राइट साइड में प्रेजेंट। अब पैनक्रियास स्टार्ट होता है राइट साइड से, लेकिन जाता कहाँ है?
उसका जो टेल वाला पार्ट होता है वो जाता है लेफ्ट साइड में, तो कहीं ना कहीं ये स्टमक से टकराएगा, तो ये होता है पैनक्रियास पेशेंट से। एंड लेफ्ट दैम अलोन, लेफ्ट से आएगा लेफ्ट किडनी, डैम से आएगा ट्रांसवर्स मीजोकोलन। मीजोकोलन मीन्स मीजोकोलन मैम वो जो मतलब जो पार्ट्स होते हैं ट्रांसफर उनमें कुछ फोल्ड होते हैं, जैसे मतलब मीजोकोलन इंटेस्टाइन में जो पेरिटोनियम के फोल्ड होंगे। थोड़ा थोड़ा सही जा रही हूँ। कोई और फोल्ड ऑफ बताएगा? पेरिटोनियम दैट कवर्स ट्रांसवर्स कोलोन। फोल्ड ऑफ वेरी गुड। पेरिटोनियम जो ट्रांसवर्स कोलोन को कवर करता है। हो गया क्लियर? तो ये भी हमने पेरिटोनियम वाले पार्ट में पढ़े थे। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, तो ये चीजें अटैच्ड होगी। तो समझ में आ गया ट्रिक से। डॉक्टर सरदार सिंह सेव्स पेशेंट एंड लेफ्ट देम अलोन, यानी डॉक्टर से डायफ्राम इमेजिन करो, डायफ्राम तो हो ही रहा है, स्प्लीन होगी जिसकी वजह से स्प्लीनिक आर्टरी और स्प्लीनिक फ्लेक्शन ऑफ कोलोन दोनों चीज हो गई। सेफ्स लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट किडनी और लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड दोनों आएगी। अब आगे पीछे लिखा है ट्रिक में, लेकिन हमको ये चीज याद रखनी, किडनी वाला पार्ट निपट गया हमारा। देन आता पैनक्रिया, मीजोकोलोन वाला पार्ट अलग से याद रखना है, और पैनक्रियास बहुत स्पेशली याद रखना है क्योंकि हम पैनक्रियास इमेजिन नहीं कर पाते लेफ्ट साइड की वजह से, ठीक है। तो पैनक्रियास स्पेशली मार्क करके हमको ये याद रखना है। लिख लो कि स्टमक बेड पे क्वेश्चन आया तो। यस मैम। कोई डाउट है? टोटल 7 स्ट्रक्चर उंगलियों पे काउंट करके लिखना, छोड़ना नहीं एक भी। 1 2 3 4 5 ट्रिक नहीं लिख देना वहां पे, ट्रिक अपने दिमाग पे रखनी है या पीछे कहीं पेपर पे लिख दो, एग्जाम में ट्रिक लिख के नहीं आते कभी। तो ये चीज ध्यान रखना कि हमने इस तरीके से ट्रिक बनाए थे, 7 पार्ट्स हमको लिखने हैं वहां पे डेफिनेशन के बाद, खत्म। पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ इतना भी लिखोगे ना तो बन जाएगा। और डायग्राम एक बार देख लेना सर्च करके, स्टमक बेड क्या होता है, तो कहाँ कहाँ कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, यदि 5 मार्क्स में आ गया तो हम टुकड़ों में टूटा फूटा सा वो भी बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टमक बेड। अब लास्ट में मैंने ये पार्ट भेजी थी, थोड़ा सा बचा है, देखो। ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई फंक्शन अप्लाइड एनाटॉमी, हर ऑर्गन के बाद हम ये चीजें लिखते हैं। थोड़ी थोड़ी लिखनी है लेकिन लिखनी जरूर है, चाहे 5 मार्क्स में आए चाहे 10 मार्क्स में आए, ठीक है। लिखना जरूर है हमको, एक पॉइंट बनाना है ब्लड सप्लाई वाला। अब ये जो ब्लड सप्लाई वाला पार्ट है ना, इसको मैं बहुत अच्छे से अलग से पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम ही को आया था, शायद टेस्ट में आया होगा या कहीं पर आया था, एक क्वेश्चन आया था ब्लड सप्लाई और स्टमक लिखो, सिर्फ इतना 5 मार्क्स में। तो क्या लिखते हैं हम, 2-3 वर्ड तो नहीं लिख पाते, इसलिए ये पूरा का पूरा डायग्राम और किस तरीके से आर्टरीज गई हैं ये मैं तुमको कल जब लेक्चर स्टार्ट होगा उसके पहले पढ़ा दूंगी। लेकिन अभी हमको बस इसमें क्या ध्यान रखना है कि लेसर कर्वेचर को 2 आर्टरी सप्लाई करती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। क्या निकलेगी कैसे निकलेगी बाद में देखेंगे। ग्रेटर कर्वेचर को 2 आर्टरी सप्लाई करती है, राइट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी। एपिप्लोइक क्या है पहले बताओ, एपिप्लोइक वर्ड हमने कहाँ पढ़े थे और क्या होता है? मैम ये हमने मैम, पेरिटोनियम में पढ़ा था कि जब जो ग्रेटर सैक ऑफ स्टमक होती है और जो लेसर सैक ऑफ स्टमक होती है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं बाय एपिप्लोइक फोरामेन। फोरामेन, गुड। देखो तो यहाँ पर एपिप्लोइक वर्ड हमने इसलिए पढ़े थे, वो है एपिप्लोइक वर्ड जो हमारा लेसर सैक और ग्रेटर सैक को कनेक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर सप्लाई करेगी राइट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक। बस 4 चीजें याद रख लो, बाकी मैं पूरा किस तरीके से किसकी ब्रांच है वो याद करा दूंगी, उसकी दिक्कत नहीं है। हमको ब्लड सप्लाई में 2 पॉइंट बनाने हैं। फर्स्ट पॉइंट लेसर कर्वेचर, वहां पे 2 ब्रांचेस करके लिखनी है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। याद तो रहेगा ही रहेगा, गैस्ट्रिक वर्ड है, गैस्ट्रिक आर्टरी कोई टिपिकल पॉइंट नहीं है, ब्रांचेस याद रखना टिपिकल है। बस याद रखना है अपने को 2 चीज, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। फिर आते हैं ग्रेटर कर्वेचर पर। तो ग्रेटर कर्वेचर पर 2 आर्टरी सप्लाई करती है, राइट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? ब्रांचेस जो लिखा है उसको छोड़ देना, अभी लिखना चाहो कॉपी में लिख लेना, पर दिमाग मत लगाना कि कहाँ से क्या निकला क्या नहीं निकला, वो मैं बताऊंगी, ठीक है। कर लोगे इतना? यस मैम।
देन आता है ब्लड सप्लाई होगा, बता रही हूँ हर उसमें ये पॉइंट लिखना है। ब्लड सप्लाई लिख लिए, आ जाओ नर्व सप्लाई में। नर्व सप्लाई में मतलब नर्वस सिस्टम तो काम करेगा, तभी तो काम करेगा ना हमारा स्टमक। तो नर्व सप्लाई में हम दो तरीके से लिखते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। जो याद आ जाए लिख देना, पर पॉइंट बनना चाहिए। सिंपैथेटिक में देखो, सबसे पहले देखो पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक मतलब यहां पर वेगस नर्व जरूर काम, वेगस नर्व जो होती है ना, वेगस नर्व सारे हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स उसको सप्लाई करेगी। तो किडनी, जितने भी ले लो, किडनी, लिवर, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स अंदर के, उसमें वेगस नर्व डाल दो, फिक्स्ड है। तो फ्रॉम वेगस एंड गैस्ट्रिक नर्व, अब गैस्ट्रिक है तो गैस्ट्रिक नर्व सप्लाई करेगी। तो दो हमारे पॉइंट तो क्लियर हो गए कि वेगस और गैस्ट्रिक नर्व तो सप्लाई करती है। अब सिंपैथेटिक में क्या आएगा, तो T11 पर तो इसोफेगस खत्म हो रहा था, मतलब खत्म होके स्टमक स्टार्ट हो रहा था हमारा, तो ऊपर की नर्व्स जितनी है वो उसको सप्लाई करेंगी। तो T6 to T10, ये याद करने में दिक्कत जाती है, मुझे भी याद नहीं रहते थे। तो कोई दिक्कत नहीं, जिसमें याद आ जाए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, पर हमको नर्व सप्लाई वाला पॉइंट तो बनाना ही है। और जब हम ऑर्गन पढ़ रहे हैं तो वेगस तो डालना ही डालना है, खत्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नर्व सप्लाई। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, बहुत कॉमन है फंक्शन, तो कोई समझाने की जरूरत नहीं है। एक्सेस रिजर्वायर ऑफ फूड, फूड यहाँ पर आके इकट्ठा होता है। सॉफ्ट एंड मिक्सेस फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं, जो कि फिजियोलॉजी का पार्ट है ना, क्या होते क्या नहीं होते वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो फूड को सॉफ्ट और मिक्स करने का काम करते हैं। थर्ड होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस HCl विच डिस्ट्रॉय मेनी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फूड। हमारे फूड में कितने ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते होंगे, फिर भी हमको कोई भी बीमारी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वहां पर HCl जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो HCl रिलीज करता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया प्रोड्यूस म्यूकस विच प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोसिव एक्शन ऑफ HCl। अब यहाँ पर HCl बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, फिर भी हमको हर बार गैस्ट्रिक अल्सर क्यों नहीं होते। अल्सर का एक कॉज ही है कि HCl ज्यादा हो गया। क्यों नहीं होते, क्योंकि म्यूकस प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट प्रोड्यूस इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्ट्रेल विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ B12। यदि स्टमक इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं करेगा तो हमारी बॉडी में विटामिन B12 लेने के बाद भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि यहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्ट्रेल रिलीज होता है, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन 12 में हेल्प करता है। जितने फंक्शन याद आ जाए, मोस्ट मिनिमम 3 पॉइंट्स तो बनने ही चाहिए, है ना। तो ये होते हैं फंक्शन। देन अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी मीन्स क्या, उस ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी डिसीज या डायग्नोसिस। तो हम गैस्ट्रिक पेन फेल्ट करते हैं एपिगैस्ट्रियम रीजन। एपिगैस्ट्रियम रीजन क्या है, एपिगैस्ट्रियम रीजन क्या है? अपर पार्ट में 9 रीजन से डिवाइड किया, इसका अपर पार्ट, मिडिल, अपर पार्ट, अम्बिलिकल रीजन के ऊपर और ऊपर वाला पार्ट, अम्बिलिकल रीजन के ऊपर वाला पार्ट, है ना। तो ये होता है एपिगैस्ट्रियम। यदि किसी व्यक्ति को एपिगैस्ट्रियम रीजन में बहुत ही ज्यादा हार्ट पेन हो, मतलब बहुत ही एक इंटेंस पेन हो रहा है, तो हमारा पहला डायग्नोसिस जाता है कि ये स्टमक से रिलेटेड पेन है या एसिडिटी से रिलेटेड पेन है। ठीक है, एक ही अप्लाइड लिखिए, मैं और 2-3 भेज दूंगी ढूंढ के, या तो मेरा इनकम्प्लीट हो गया, मैम ने नहीं लिखाई होंगी, लेकिन हमको मिनिमम 2 से 3 अप्लाइड एनाटॉमी लिखनी होती है। ठीक है, ये 10 मार्क्स में आया तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। गैस्ट्रिक अल्सर लिख सकते हैं हम कि HCl ज्यादा हो गया तो गैस्ट्रिक अल्सर फील होता है ना। ऐसे बहुत से पॉइंट लिख सकते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, हाँ गैस्ट्रोराइटिस लिख सकते हो। हाँ, ये वही मैं बोल रही हूँ, जितने भी ऑर्गन से रिलेटेड डिसीज है हमको याद आ रही है, कम से कम मिनिमम 2 से 3 डिसीज हमको लिखनी है। तो ये हमारा स्टमक एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो रहा है। यहाँ पर हमने सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बनाना है, डेफिनेशन, देन लोकेशन क्या होती है, शेप एंड पोजीशन। तो शेप एंड पोजीशन में जितने पॉइंट्स याद आ जाए आपको कि नॉर्मल एक्टिव पर्सन का याद आ गया, नॉर्मल तो लिखना ही है, जे शेप, देन आगे पीछे का, है ना। फिर लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ हाईलाइट करके लिखना, सही नहीं तो पता चला हाईलाइट भी कर दी और गलत लिख दिए तो और नंबर कटवा लिए अपने। सही लेंथ को हाईलाइट करके लिखना एक बहुत अच्छा पार्ट, मतलब एक बहुत स्कोरिंग चीज होती है ये, कि बंदे को पता है। फिर एक्सटर्नल फीचर में सारी चीजें डबल है, 2 ओरिफेस, 2 कर्वेचर, 2 सरफेस, 2 पार्ट। 2 ओरिफेस में कार्डिक ओरिफेस ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा, पाइलोरिक ओरिफेस नीचे की तरफ। 2 कर्वेचर, लेसर कर्वेचर, कॉनकेव यानी बाहर वाला पार्ट, कॉन्वेक्स होता है ग्रेटर कर्वेचर,
सॉरी, अंदर वाला पार्ट होता है लेसर कर्वेचर, बाहर वाला पार्ट होता है ग्रेटर कर्वेचर। देन दो सरफेस होती है, एंटीरियर या एंटीरियर सुपीरियर जो कि फॉरवर्ड अपवर्ड होगी, और पोस्टीरियर पोस्टीरियर इन्फीरियर जो कि बैकवर्ड और डाउनवर्ड होती है। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कार्डिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट। याद रखना, स्टमक के पार्ट्स क्वेश्चन आता है तो यदि ऑप्शन में दो है तो पहला हमारी जो प्रायोरिटी है वो दो में जाती है। देन यदि ऑप्शन में दो नहीं है तो हम लोग पढ़ लेते हैं बॉडी फंडस पाइलोरिक, तो तीन, नहीं तो यदि चार है, ऑप्शन में तीन भी नहीं है तो फिर चार में जाएंगे, ठीक है, लेकिन पहले हमको दो को प्रायोरिटी देनी है। कार्डिक पार्ट लार्ज होगा जिसमें फंडस और बॉडी रीजन प्रेजेंट होता है, डायग्राम जरूर देखना। और पाइलोरिक रीजन में पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल प्रेजेंट होती है। रिलेशन देखेंगे तो पेरिटोनियल रिलेशन में जितना भी ओमेंटम वाला पार्ट था, लेजर, ग्रेटर, गैस्ट्रोफ्रेनिक, गैस्ट्रोस्प्लेनिक भी लिख सकते हो, वो लिखना है। विसरल में लिवर, डायफ्राम और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट होता है, ये लिखना है। स्टमक ब्रेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि अकेला क्वेश्चन स्टमक से इसको देना है ना, यदि पूरा स्टमक नहीं देना, अकेला एक सिंगल क्वेश्चन देना, तो स्टमक बेड ही आता है। तो आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हो, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक विच इज रिलेटेड टू सम स्ट्रक्चर्स। तो सम स्ट्रक्चर्स क्या है उनके नाम लिख दो, ठीक है। फिर ब्लड सप्लाई दो तरीके से होता है, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। लेसर में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, और ग्रेटर कर्वेचर में राइट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक। नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक T6 से T10 काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक वेगस और गैस्ट्रिक नर्व्स। फंक्शन पता है, अप्लाइड एनाटॉमी पता है, कोई दिक्कत? नो मैम। सर के ऊपर से तो नहीं गया किसी के? नहीं। नो मैम। पक्का ना? निकिता और प्रियंका की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। चलो, होप कि समझ में आया हो, नहीं आया होगा तो मुझसे पूछना, जहां पर भी जो भी डाउट हो तुरंत मैसेज में, कॉल में, एनी टाइम। और नोट्स में अवेलेबल डाल देती हूँ, ग्रुप में भी डाल देती हूँ, यहाँ पे भी, ऐप में भी, और वीडियोस भी मिल जाएंगे, है ना। तो जब देखने का मन करे कि कुछ चीज छूट गई है तो देख सकते हो। और रूल याद रखना कि जो एब्सेंट रहेगा उससे मैं पहले पूछूंगी प्रीवियस क्लास का, ठीक है। जी मैम। कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है। और एक बात और बोल रही थी कि यदि आप लोग चाहो तो एक इंस्टॉलमेंट अभी दे सकते हो फीस की, मैं डाल चुकी ग्रुप में कैसा क्या था, तो ठीक है। यस मैम। चलो, गुड डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।